एनडीटीवी इंडिया के खास सेगमेंट देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। अयोध्या में राम के मंदिर के लिए 5 तारीख को होने वाले भूमि पूजन के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि पीएम की तरफ से अभी औपचारिक स्वीकृति आनी बाकी है। भूमि पूजन में चांदी की शिलाओं का पूजन होगा, जिन्हें महंत नित्य गोपाल दास मंदिर को अर्पित करेंगे और अयोध्या में 11 पुजारी पूजन करवाएंगे। कोरोना की वजह से इस आयोजन में कम लोग ही शामिल हो सकेंगे। अयोध्या में प्रधानमंत्री के भूमि पूजन के साथ ही वहां मंदिर निर्माण का श्री गणेश होगा। भूमि पूजन गर्भगृह वाले स्थान पे होगा। 5 शिलाओं से भूमि पूजन हो सकता है। इसके लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास ने करीब 40 किलो वजन की चांदी की शिलाएं बनवाई हैं। भूमि पूजन में 11 पुजारी शामिल होंगे, 5 वाराणसी के और 6 अयोध्या के। भगवती मंदिर बनना है, उसके लिए सारे अयोध्या हम समस्त संत बड़े ही प्रसन्न हैं। बहुत ही प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और 5 तारीख को वो भूमि पूजन करेंगे और उसी दिन से मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा और भगवती मंदिर बन कर के तैयार होगा। इसके लिए जो आज बहुत दिनों से प्रतीक्षा रही, उसकी पूर्ति 5 तारीख को हो जाएगी। 25 मार्च को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियां जिस टीले पे अस्थायी मंदिर में रखी थीं, वहां से हटा के फाइबर के एक मंदिर में स्थापित कर दी थीं। उस टीले को और आसपास की सारी जमीन अब समतल कर दी गई है। आयोजन में कोरोना की वजह से कम लोग ही शामिल हो सकेंगे। बहुत गिने चुने लोग रहेंगे साथ में, कि कोरोना का बचना बहुत ज़रूरी है। इसमें अधिक भीड़ वहाँ नहीं होगी। उनके साथ के जो लोग आएंगे वह भी दूर रखे जाएंगे और वहाँ पर केवल लोग पूजन कराने वाले पंडित जाएंगे और साथ साथ प्रधानमंत्री जाएंगे। कुछ इन्हें गुने चुने जो ट्रस्ट के लोग हैं वो जाएंगे। अयोध्या में मंदिर के लिए तराशे गए पत्थरों की धुलाई और उनकी सफाई के लिए केमिकल ट्रीटमेंट का काम तेजी पे है। मंदिर की पुरानी नाप के हिसाब से करीब 1,75,000 स्क्वायर फीट पत्थरों की जरूरत थी। करीब 1 लाख स्क्वायर फीट पत्थर नक्काशी के साथ तैयार है। अब मंदिर बड़ा बनाने की योजना है तो ज्यादा पत्थरों की जरूरत होगी। इसका फैसला ट्रस्ट की बैठक में हुआ है। पहले मंदिर में 3 शिखर थे, अब 5 शिखर होंगे। पहले मंदिर निर्माण का एरिया 47,000 स्क्वायर फीट था, अब 57,000 स्क्वायर फीट होगा। पहले मंदिर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब ऊंचाई 161 फीट होगी। मंदिर परिसर के चारों कोनों पे सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और गणेश जी के 4 मंदिर बनाने की भी राय आई है। मंदिर का एरिया 67 एकड़ से ज्यादा बढ़ाने की भी कुछ लोगों की राय है। मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसकी भव्यता के लिए थोड़ी ऊंचाई बढ़ जाएगी, दिव्यता के लिए थोड़ी चौड़ाई बढ़ जाएगी। आप कुछ कह रहे थे कि पहले 3 गुम्बद था, अब शायद 5। 3 गुम्बद था, उसमें 5 गुम्बद हो जाएगा। और ऊंचाई उसका स्क्वायर फीट में जो था गुम्बद बढ़ने से कहीं 47,000 था तो 57,000 हो जाएगा। ऊंचाई पे ऊंचाई 1 से 61 फीट हो जाएगा। अब ये तो तय हो गया है कि मंदिर का भूमि पूजन बहुत जल्दी होगा और मंदिर बनने की शुरुआत भी बहुत जल्दी होगी। लेकिन अब देखना ये है कि इस कोरोना काल में मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए कितने लोग उसमें शामिल हो पाते हैं, बीजेपी शासित राज्यों के कितने मुख्यमंत्री उसमें आ पाते हैं और कितने दूसरे लोग। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बाबरी मस्जिद मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी 24 जुलाई को लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत के सामने अपना बयान दर्ज करवाएंगे। इससे पहले 23 जुलाई को मुरली मनोहर जोशी अपना बयान दर्ज करवाएंगे। दोनों नेताओं पर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराने का आरोप है। कानपुर के विकास दुबे कांड में पुलिस ने विकास के खजांची कहे जाने वाले जय वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया। उस पर विकास को पुलिस वाले की हत्या के लिए कारतूस सप्लाई करने और उन्हें अपनी कारों से भगाने की कोशिश करने का आरोप है। पुलिस ने मनु दुबे नाम की एक महिला को भी पकड़ा है, जो कॉल रिकॉर्डिंग में पुलिस पर गोलियां चलाने के लिए अपने माफिया ससुर को बुलाती सुनाई देती है। पुलिस ने जय वाजपेयी और उसके साथी प्रशांत शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
ये वही जय वाजपेयी हैं जिसके साथ तस्वीर होने की वजह से एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का एसटीएफ से तबादला किया गया था। पुलिस का आरोप है कि 1 जुलाई को विकास दुबे ने जय वाजपेयी को फोन कर बुलाया। 2 जुलाई को जय वाजपेयी अपने साथी प्रकाश शुक्ला के साथ बिकरू गांव गया। जय ने विकास दुबे को 2 लाख रुपए कैश और रिवॉल्वर के 25 कारतूस दिए। 2 जुलाई की रात ये कारतूस पुलिस टीम की हत्या में इस्तेमाल हुए। 4 जुलाई को जय वाजपेयी 3 लग्जरी कारों में विकास और उसके गैंग को छिपाने निकला। पुलिस की मुस्तैदी से वो तीनों गाड़ियां लावारिस छोड़ के निकल गया। जय वाजपेयी के बारे में चर्चा है कि वो विकास दुबे से 2% ब्याज पे पैसा लेकर कानपुर के व्यापारियों को 5% ब्याज पे चलाता था। ये रकम 15 करोड़ तक बताई जाती है, लेकिन जय वाजपेयी सारे आरोपों को गलत बताता है। मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं। परसों कप्तान साहब ने पेपर में छापा, कल के पेपर में छपा, कल रात को हमको बुलाया गया, मैं वापस गया। आपका पैसा मेरा 11,80,000 रुपये का लेन देन था हमारा। पुलिस ने मनु पांडे से लंबी पूछताछ की है। मनु विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे की बहू है, जो विकास गैंग का मेंबर था और संतोष शुक्ला हत्याकांड का आरोपी भी। उसे पुलिस ने घटना की सुबह मुठभेड़ में मार दिया था। अब मनु की एक ऑडियो क्लिप सामने आई है। इसमें वो पुलिस पे फायरिंग करने के लिए प्रेम प्रकाश को बुलाती सुनाई देती है। हेलो हेलो, हाँ, कहाँ है पापा? हम यहाँ लिब्बन में था, आ रहे। अरे पापा जल्दी आओ। है अरे विकास जी आए थे, इनसे बोल रहे हैं कि छत पे चढ़ो, गोली चलाओ। है? आप आओ, आप आओ, आप आओ। आ रहे। प्रेम प्रकाश पांडे के बेटे और मनु के पति शशिकांत ने पकड़े जाने पे कबूल किया था कि उन लोगों ने अपने घर में सीओ और 2 दरोगा की हत्या की है। तुम्हारे आंगन में कितने लोग हत्या हुई थी? हमारे आंगन में 3 लोगों की। कौन कौन? आंगन में सीओ साहब, हाँ, और बाहर दरवाजे पे दरोगा, 2 दरोगा। एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस मामले में देर आने से बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। पुलिस ने यही मुस्तैदी अगर पहले दिखाई होती तो कानपुर में इतना बड़ा कांड नहीं होता। कानपुर में साहिब आलम अरुण अग्रवाल के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में अब कोरोना के मरीज घर पर ही रहकर इलाज करा सकेंगे। राज्य सरकार ने अब इसकी मंजूरी दे दी है। यूपी में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी वजह से अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन के लिए गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक जिन मरीजों में लक्षण ना हो, घर में जगह हो, मरीज की इम्यूनिटी अच्छी हो और 24 घंटे देखभाल के लिए कोई मौजूद हो, तो वो घर पर ही रह सकता है। कोरोना संक्रमण के दौरान कई जगह से अस्पतालों की बदहाली की खबरें भी सामने आ रही हैं। देवरिया के जिला अस्पताल में सोमवार को 5 साल के अपने मासूम बच्चे की मदद से एक महिला अपने बुजुर्ग पिता को स्ट्रेचर पर अस्पताल में ड्रेसिंग के लिए ले जाती दिखी। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। महिला का आरोप है कि वार्ड बॉय को रिश्वत न दे पाने से खुद स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाना पड़ा। डीएम ने अब वार्ड बॉय का ट्रांसफर कर दिया। लॉकडाउन की वजह से किसान पहले से ही परेशान हैं, तो वहीं दूध उत्पादक किसानों को पहले की तुलना में अब दूध के आधे दाम मिल रहे हैं और उसी पर उन्हें बेचना पड़ रहा है, जिसके विरोध में सोमवार को किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। अहमदनगर और सांगली में कुछ इस तरह से दूध बहाकर किसानों ने दूध के सही दाम नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। इस तरह की तस्वीरें राज्य में पिछली फडणवीस सरकार के समय भी देखने मिली थी। अब सरकार बदल गई, पर किसानों की परेशानी बरकरार है। महाराष्ट्र में दूध उत्पादक किसानों का आंदोलन शुरू हो चुका है। दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिति के बैनर तले गांव-गांव में किसान जुट रहे हैं। दूध संकलन केंद्र पे इकट्ठा आके पत्थर पे दूध का अभिषेक करके राज्य और केंद्र सरकार का निषेध किया जा रहा है। दूध को 30 रुपए दर मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने 10 रुपए का अनुदान किसानों के खाते में डालना चाहिए। किसानों की शिकायत है कि उन्हें अब आधे दामों में दूध को बेचने में मजबूर किया जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले जहां 1 लीटर दूध के लिए किसान को 35 रुपए मिलते थे, तो वहीं अब उन्हें 16 से 20 रुपए ही मिल रहे हैं। दूध पाउडर के लिए प्रति किलो पहले जहां उन्हें 330 रुपए मिलते थे, तो वहीं अब उन्हें 160 रुपए मिल रहे हैं। तो वहीं बटर के लिए जहां पहले उन्हें 320 रुपए मिलते थे, तो वहीं अब उन्हें केवल 200 रुपए मिल रहे हैं।
लॉकडाउन के कारण दूध की खरीदारी में भी भारी गिरावट आई है। महाराष्ट्र में हर रोज करीबन 1 करोड़ 19 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिसमें से अब करीबन 55 लाख लीटर दूध बच रहा है। तो वहीं अब विपक्ष में बैठी बीजेपी किसानों के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या। हम किसानों की मांग का समर्थन करते हुए जिला अधिकारियों को पत्र देंगे और अगर इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो 1 अगस्त से पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद जहां अब राज्य सरकार मंगलवार को इस विषय में बैठक कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के समर्थन को राजनीति से प्रेरित बताया। इनको किसानों के प्रश्नों पे ऊपर कोई भी लेना देना नहीं है। इनके कार्यकाल में 5 साल में दूध के विषय के ऊपर पूरी तरह से किसानों को बेहाल करके रखा था और अचानक अभी इनको प्रेम किसानों के प्रति आया हुआ है। इस सब के बीच केंद्र सरकार की ओर से 10,000 टन दूध पाउडर को आयात करने के फैसले को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक तरफ जब जरूरत से ज्यादा दूध देश में मौजूद है, तो फिर ऐसे में बाहर से पाउडर को आयात करने की क्या जरूरत है। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। अभी एक बुरी खबर लखनऊ से आ रही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और लखनऊ के पूर्व सांसद लालजी टंडन का निधन हो गया। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 85 साल की उम्र में उनके निधन की खबर है। उनके बेटे और कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने इस बात की पुष्टि की है। काफी कद्दावर नेता वो राज्य के रहे थे। कमाल खान है हमारे साथ। कमाल, अगर हम उनके राजनीतिक करियर को देखें तो एक बेहतरीन करियर रहा उनका, लेकिन आज वो अब हमारे बीच नहीं रहे। तो आपको बता दें कि 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। वो फिलहाल गवर्नर थे, बिहार के भी गवर्नर रह चुके हैं। 2009 से 2014 तक वो लखनऊ से सांसद भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा था। इसके अलावा वो मायावती के साथ जो सरकार बनी थी उसमें कैबिनेट मंत्री थे। कल्याण सिंह के सरकार में भी वो कैबिनेट मंत्री थे। 2 बार एमएलसी रहे। कमाल खान है हमारे साथ। कमाल, एक कद्दावर नेता यूपी का अब हमारे बीच नहीं रहा। जी हाँ, बिल्कुल। वो बहुत लोकप्रिय और बहुत बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश के। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जो पुराने स्कूल के लोग होते हैं, जिनको ओल्ड स्कूल के लोग कहते हैं, उस तरह के वो शख्स थे कि जो राजनीति में आजकल जो वैमनस्यता, जो नफरत, जो हेट्रेड अपने पॉलिटिकल राइवल के लिए नजर आती है, वो उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल लखनवी आदमी थे, लखनवी खानों के बहुत शौकीन थे। लखनऊ से उनको बहुत मोहब्बत थी। किसी से झगड़ा हो जाए सवेरे को, शाम को लोग जाते थे, वो अपने घर में बैठे रहते थे। जाके लोग पैर छू के कोई कहते, अरे बाबूजी, वो मैंने तो सुबह आपको ऐसे ही कह दिया था। वो खुश हो जाते थे, भूल जाते थे। तो ये बड़ी बात थी उनके अंदर कि वो जिस तरह की राजनीति में जो डिवीजन पैदा हुआ है, जो हेट्रेड है, जो नफरत है, उससे वो दूर थे। और शहर के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। मायावती की सरकार में वो बहुत महत्वपूर्ण हैसियत उनकी थी और सरकार बनाने में भी उनका काफी रोल माना जाता था। मायावती शुरू में उनको राखी वगैरह भी बांधती थी। और वो 2 बार एमएलसी रहे, 3 बार एमएलए रहे, लीडर अपोजिशन रहे। और वाजपेयी जी ने जब लखनऊ की सीट छोड़ी थी तो उस सीट से वो यहाँ पे एमपी बने थे। और वाजपेयी जी के वो प्रतिनिधि भी हुआ करते थे और वाजपेयी जी के पूरे चुनाव का संचालन वो करते थे। और वो शख्स थे जिन्होंने वाजपेयी जी को साइकिल से प्रचार करते हुए देखा था और उनके साथ वो उस जमाने में प्रचार में जाया करते थे। तो लखनऊ की एक बड़ी शख्सियत थे यहाँ के और पुराने तरह के नेता थे। लोग उनको बहुत मिस करेंगे। कमाल, एक छोटा सा जवाब चाहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से ही वो राजनीति में आए। उन्होंने कहा कि वो दोस्त भी थे, पिता भी थे, मार्गदर्शक भी थे उनके। हाँ बिल्कुल, वाजपेयी जी से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वाजपेयी जी उनके घर में एक जमाने में दरी बिछा के नीचे बैठ के मीटिंग हुआ करती थी, पुराने लोग बताते हैं।
यहाँ घंटों मीटिंग होती थी, लाई चना खाते थे, उनके घर में खाना बनता था। वाजपेयी जी बहुत सारी चीज़ों के खाने के शौकीन थे, वो उनकी पसंद की चीज़ें उनके यहाँ बना करती थी। एक राजा की ठंडाई की दुकान है यहाँ पुराने लखनऊ में, उनके यहाँ वो लोग ठंडाई पीने जाया करते थे और उनका पूरा चुनाव का संचालन उनके साथ में ही रहता था। वाजपेयी जी के निधन के बाद वो जब वाजपेयी जी ने जब ये सीट छोड़ी है और वो बीमार हो गए तो वाजपेयी जी ने एक लंबा मैसेज लिख के भेजा था कि आप जिस तरह मुझे प्यार करते हैं आप लालजी टंडन को भी वोट दीजिए। वो उनका एक मैसेज लेके आए थे यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए और बहुत बहुत नजदीकी रिश्ते थे, बहुत पुराने उनके, और इसी वजह से उनके प्रतिनिधि यहाँ रहे और उनका सारा काम वो उनके प्रतिनिधि के तौर पे सांसद की हैसियत से उनका जितना काम है वो यहाँ पे उसको सब देखा संभालते करते थे। जी। शुक्रिया कमाल। इस खबर पर हम आएंगे वापस। तो लालजी टंडन जो अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।